हेलो एवरीवन, आज हम लोग टी.एस. एलियट के बारे में बात करेंगे। थॉमस टर्न एलियट। इनका जन्म 1888 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1965। सो 1888 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1888 1888। बर्थ डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका पूरा नाम है थॉमस टर्न एलियट। ठीक है। was born in St. Louis, Missouri in Midwestern अमेरिका। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, बाद में ये सिटीजनशिप लेके लंदन चले गए थे, तो ही वॉज अमेरिका बॉर्न राइटर। ठीक है, 26 सितंबर 1888। ही वॉज अ फेमस पोएट, प्ले राइट एंड क्रिटिक। ये बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, प्ले राइट भी रहे हैं और क्रिटिक भी रहे हैं। His father was Henry Ware Elliot, H.W. Elliot, was a successful businessman and his mother Charlotte Stern। Charlotte Stern कौन थी? एक सोशल वर्कर थी। ठीक है, तो फादर इनके बिजनेसमैन थे हेनरी एलियट और मदर शार्लोट स्टर्न वो एक सोशल वर्कर थी एंड पोइट्री राइटर। वो पोइट्री भी लिखती थी, तो इनका बैकग्राउंड अच्छा था। मदर से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। शी वॉज ऑल्सो अ पोइट्री राइटर। सो फ्रॉम 1898 टू 1905 एलियट अटेंडेड स्मिथ अकेडमी। कहाँ पे पढ़े थे? स्मिथ अकेडमी, वेयर इज स्टडीज़ इंक्लूडेड लैटिन, एंशियंट ग्रीक, फ्रेंच एंड जर्मन। इन्होंने वहाँ से स्मिथ अकेडमी से लैटिन, एंशियंट ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन इसकी पढ़ाई की। He began to write poetry when he was 14। जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। Under the influence of Edward Fitzgerald's Rubaiyat of Umar Khayyam। तो इन्फ्लुएंस था एडवर्ड फिट्जराल्ड का इनके ऊपर, इनकी राइटिंग में दिखता भी है। His first published poem, इनकी पहली जो पब्लिश्ड पोएम थी अ टेबल ऑफ फीस्टर्स। ठीक है, तो जब उन्होंने 14 साल के थे तो इन्होंने लिखना शुरू किया। टेबल ऑफ फीस्टर्स थी। वॉज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज एंड वॉज पब्लिश्ड इन स्मिथ अकेडमी रिकॉर्ड इन फरवरी 1905। सो 1905 में स्मिथ अकेडमी रिकॉर्ड में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप टू मार्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गए 1914 में, मार्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, ऑन 29 जून 1927 एलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। ये एंग्लिकन हो गए बाद में। ठीक है, कन्वर्ट हो गए फ्रॉम यूनिटेरियनिज्म से कन्वर्ट हो गए, एंग्लिकन बन गए। ठीक है, एंड इन नवंबर दैट ईयर ही टुक ब्रिटिश सिटीजनशिप। और ये वहाँ जाके ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली इन्होंने 1927 में, याद रखिएगा। एक्चुअली ही मूव्ड टू ब्रिटेन इन 1914। 14 में गए थे ये, व्हेन ही वाज 25 बट गॉट सिटीजनशिप इन 1927। सो 1927 याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली। सो 1888 में बॉर्न हुए, इन्होंने 1927 ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। पहले अमेरिकन थे, बाद में ये ब्रिटिशर्स हो गए। विद द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था स्टार्ट। ही वेंट टू इंग्लैंड एंड कंटिन्यूड हिज स्टडीज़ एट ऑक्सफोर्ड। और ये पढ़ने चले गए वहाँ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते रहे। ठीक है, एलियट वॉज वेरी शाय। ये एक बहुत शाय किस्म के व्यक्ति थे, इंट्रोवर्ट थे। दैट्स वाई ही जॉइन बॉक्सिंग क्लासेस। और इन्होंने बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। देखा होगा जो ज़्यादा चुप इंसान रहता है वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा घुलना मिलना ना पड़े। ठीक है, ही completed his doctoral thesis on the philosophy of E.H. Bardley from the University of Harvard, but he did not take a degree from Harvard। So इन्होंने डिग्री नहीं ली थी हार्वर्ड से, इन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली थी लेकिन इन्होंने डिग्री नहीं ली। ही वो एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म। ये न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड रहे हैं। न्यू क्रिटिसिज्म वही है जो टेक्स्ट को फोकस करता है।
ठीक है, ऑथर्स को नहीं। ही कॉल्ड इट एज लेमन स्क्वीज़र, इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वीज़र कहा है, ठीक है, याद रखेंगे। डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस में इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि टाइम की वजह से हम लोग अभी इसको आगे बढ़ते हैं। इन 1914 ही मेट एजरा पाउंड, और ये 1914 में किससे मिले? एजरा पाउंड से। ये याद रखिएगा, एजरा पाउंड इनकी मेंटर भी रही हैं। वो बिकेम्स हिज लिटरेरी मेंटोर, ये इनकी जो लिटरेरी करियर है उसकी मेंटर रही हैं। ही गॉट हिज पोम पब्लिश्ड, उन्होंने इनकी पोम को पब्लिश कराया एजरा पाउंड ने। एंड एडेड हिम इन रिसीविंग क्रिटिकल अक्लेम, और इनको जो रिकॉग्निशन मिला है उसमें भी उनकी बहुत मदद रही है। इलियट्स फर्स्ट मेजर पोम, जो मेजर पोम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पोम की नहीं, फर्स्ट मेजर पोम की, ठीक है। जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफो वॉज पब्लिश्ड इन पाउंड्स इंसिस्टेंस इन पोइट्री, a magazine of verse, after Pound persuaded the magazine editor Harriet Monroe, तो उन्होंने एडिट मोनरो को कहा, उसके बाद इनकी बुक पब्लिश हुई, ठीक है। तो ये इनका पहला मेजर वर्क है जो काफ़ी नोन है, पहचाना जाता है। द पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1917 इन हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, इसमें ये कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इलियट मैरिड विवेन हाईवुड, ये इनकी इनसे शादी होती है मिस वुड से। एन इंग्लिश गर्ल, ये एक इंग्लिश लड़की थी, है ना, इंग्लैंड में रहने वाली। एंड सेटल्ड इन लंदन इन 1915, और ये लंदन में सेटल हो गई 1915 में। 1917 to 1919 ही वर्कड एज लिटरेरी एडिटर ऑफ द इगोइस्ट, इगोइस्ट एक मैगजीन है, ठीक है, नॉन फिक्शन का पार्ट होती है। इट वॉज फेमिनिस्ट मैगजीन, ये एक फेमिनिस्ट मैगजीन थी द इगोइस्ट, इसमें इन्होंने काम किया 1917 से 1919 तक, ठीक है, 17 से 19 तक एक मैगजीन थी द इगोइस्ट जिसमें एलियट ने काम किया, जो एक फेमिनिस्ट मैगजीन थी। 23 में ही बिकेम एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन, क्राइटेरियन एक और मैगजीन रही, जर्नल रहा, जिसमें ये एडिटर रहे 23 में, ठीक है। He was also founder of this journal, ये इसके फाउंडर भी रहे। In 25 he became the director of the British Order of Merit, ठीक है, and the Nobel Prize for Literature in 1948, इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए 1948 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। तो 1948 T.S. Eliot got Nobel Prize for Literature. In 1947 his wife died, big tragedy, ठीक है, और अगले ही साल इनको 48 में नावल मिल गया। In 1957 he married his private secretary Miss Valeria Fischer, इन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, and remained married until his death on 4th January 1965 में इनकी डेथ हो जाती है। Eliot died on 4th January 1965 in London and was buried, इनको बरी किया गया था कहाँ पे? ईस्ट कोस्टर इन सोमरसेट, ठीक है, ईस्ट कोस्टर इन सोमरसेट में बरी किया गया। फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री ये था इनका, लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ ऑफ एंड अदर ऑब्जर्वेशन 17 में। द टाइटल ऑफ दिस सॉन्ग कम्स फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल। रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम थी, रुडयार्ड किपलिंग की द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, जिससे इसका टाइटल लिया गया है। Although the title of this poem refers to love songs, but actually it is anti-romantic in tone, reflecting Prufrock's failure as a lover. अच्छा, तो ये थोड़ी नेगेटिव पोम थी जो एंटी-रोमांटिक थी। Eliot's next major work 434 lines modernist landmark poem The Wasteland, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी कितनी लाइन्स हैं? 434 लाइन्स, और वर्क का नाम क्या है? द वेस्टलैंड। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द क्राइटेरियन, एंड क्राइटेरियन में सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ
एंड डेडिकेटेड द पोम टू एजरा पाउंड, इन्होंने अपनी इसको पोएम को जो द वेस्टलैंड है उसको एजरा पाउंड को डेडिकेट किया, क्योंकि वो इनकी मेंटर रही हैं, ठीक है। एंड रेफर टू हिम रहे हैं एंड रेफर टू हिम एज एल मिगलियर फैब्रो, और इन्होंने एजरा पाउंड को एल मिगलियर फैब्रो कहकर भी बुलाया है, और इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन, ठीक है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। ये याद रखना, पूछा गया है, ये आया है एग्जाम्स में। द वेस्टलैंड रेफर्स एलियर्स डिसइल्यूजनमेंट विद द मोरल एंड स्पिरिचुअल डिके इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप। तो इनका जो वेस्टलैंड है वो इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना। लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो एक ट्रस्ट था वो थोड़ा कम होने लगा, इतनी सारी रैट्स हुई, उनकी वजह से थोड़ा सा इनका फेथ जो है लोगों का वो शेक करने लगा। इट वॉज ऑल्सो नोटेबल मॉडर्न क्रिटिक नोन फॉर हिज एसेस, इनके एसेस भी कई सारे हैं, जैसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम। अच्छा, बोथ पब्लिश्ड इन 1920, ये दोनों ऐसे जो हैं वो 1920 में पब्लिश होंगे, ठीक है, ये हम सबको पता होना चाहिए। फिर ऐसे कलेक्टेड इन द सेक्रेड वुड, इनके जो ये ऐसे हैं ये किसमें, द सेक्रेड वुड में कलेक्ट किए गए थे। इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, और इसी को ही न्यू क्रिटिसिज्म की बिगनिंग कहा भी जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा बचा है अब। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एलियट डिफाइन पोइट्री एज not a turning loose of emotion but an escape from emotion, not the expression of personality but the escape from personality। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में पोइट्री की डेफिनेशन इन्होंने दी है, नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट द एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इतना याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एलियट्स प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1935। द फैमिली रियूनियन 34, द कॉकटेल पार्टी 49, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 54, द एल्डर स्टेट्समैन 1959 और पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम इन 1962। ये एक ही वॉल्यूम में सब सारे वर्क पब्लिश हुए थे। 48 में एलियट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिटरेचर के लिए, फॉर हिज पायनियर कंट्रीब्यूशन इन पोइट्री। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था पोइट्री में। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एलियट डिस्क्राइब्स पोइट्स माइंड लाइक अ कैटलिस्ट। पोइट के माइंड को इन्होंने क्या कहा है, कैटलिस्ट कहा है, कैटलिस्ट एजेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ज़रूर से याद करेंगे इसको। तो पोइट का माइंड को कैटलिस्ट किसने कहा है, टी.एस. एलियट ने किस वर्क में कहा है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में कहा है, ठीक है। एलियट सेड शेक्सपियर्स हैमलेट मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। मोनालिसा ऑफ लिटरेचर एलियट ने किसको कहा है, तो हैमलेट को कहा है। शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है। ही कॉइन द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म भी किसने, टी.एस. एलियट ने कॉइन किया है। एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, ये भी दोनों। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये भी इन्हीं का टर्म है, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी है। इनको एक दिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक। द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज कॉइंड इन जैसे द मेटाफिजिकल पोइट, इसमें कॉइन किया है इन्होंने। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज कॉइंड इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसमें कॉइन किया है। टी.एस. एलियट वॉज जेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट। एलियट्स जर्नी ऑफ द मागी talks about the Persian king who visited Christ। तो ये द जर्नी ऑफ मागी भी इन्हीं का वर्क है, याद रखेंगे। ये किस बारे में है, पर्शियन किंग जो क्राइस्ट के पास विजिट करता है। एलियट विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी contrast the unified sensibility of Webster and Donne with contemporary dissociation of the intellect and the sense। इन इस ऐसे मेटाफिजिकल पोइट इनका एक ऐसे है जिसमें टी.एस. एलियट ने कहा है, थॉट ऑफ डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मोडिफाइज इज सेंसिबिलिटी, ठीक है, ये इन्होंने कहा है मेटाफिजिकल पोइट में टी.एस. एलियट ने। डन थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इतना भी याद रखेंगे, बहुत है। मेजर वर्क ऑफ टी.एस. एलियट क्या है, पोइट्री देख लीजिए।
प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 17 में आया था, जिसमें लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आंट हेलन, ये हैं 3 वर्क, आंट हेलन। दूसरा पोम्स 1920 का है, जेरोनशन, ये भी इनका वर्क है, और ये इतना इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, अगर याद भी नहीं रखेंगे तो चल जाएगा। मिस्टर एलियट्स संडे मॉर्निंग सर्वाइव, अ कुकिंग एग, द वेस्टलैंड, ये सबसे ज़रूरी है, द वेस्टलैंड 1922, इसकी ईयर भी याद होनी चाहिए, द हॉलो मैन 1925। एरियल पोम है इनकी 27 से 54 की, द जर्नी ऑफ द मागी 27 का वर्क है इनका, ऐश वेंसडे 30 का वर्क है, 4 क्वार्टरेज 45 का वर्क है, क्राइटेरियन एंड इम्पीरियल एपिक फुल टाइटल है। प्लेस क्या है इनके, प्लेस भी हैं जैसे मदर इन द कैथेड्रल, ये सबसे ज़रूरी प्ले है, द फैमिली रियूनियन 1939 का प्ले है, द कॉकटेल पार्टी 49, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 53, एल्डर स्टेट्समैन 59, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। एसेज हैं फिर इनके, द मेटाफिजिकल पोइट 1920 का है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1920 का है, हैमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम 1920, तीनों इनके एसेज 1920 के हैं। इस एसेज वर कलेक्टेड इन द सेक्रेट बोर्ड, ये हमने पढ़ा था ऊपर, और एक और बार समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन पूरा टी एस एलियट हम इसमें कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।